अस्सलामुअलैकुम। एडी मलक आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरे साथ फैसल खान सूरी भी मौजूद है। हमने लाहौर से कराची जाने का क्यों फ़ैसला किया, क्या मकासद थे, क्या कुछ वहाँ हमारे साथ हुआ, वहाँ हमने क्या कुछ देखा और इस केस में परी और ज़हीर के केस में क्या कुछ हमने कलेक्ट किया और हमारे साथ किन लोगों ने और कौन से वो ऐसे अफराद थे जिन लोगों ने हमारी बड़ी हेल्प की। और उसके बाद कोर्ट में जो कुछ हुआ या जो कुछ कोर्ट से हमने आपको रिपोर्टिंग करके आप तक हक़ाइक़ सामने पहुंचाए। तो फैसल खान सूरी और मैंने जो कुछ आपके सामने लेकर आए, आज हम इस पर तफसीलन जो एक वीडियो थी वो हम बनाना चाहते थे। तो उसमें मैं आपको थोड़ी सी ये भी बात बता दूं कि अब तक की जो सबसे बड़ी जो खबर है वो ये है कि परी को उस चाइल्ड ब्यूरो प्रोटेक्शन में कौन मिलने आया और आगे परी ने उस शख्स से मिलने से इनकार क्यों किया, इस पर भी मैं आपसे बात करूंगा। और हमारे बड़े ही अच्छे और सीनियर जर्नलिस्ट जनाब मोहतरम इकरार उल हसन साहब के बारे में भी आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं फैसल खान सूरी और हमारा सफ़र। फैसल, हम दोनों यहाँ से गए और कैसा रहा आपको कराची का सफ़र? बिल्कुल बहुत खूबसूरत था। हमारे कुछ अज़ाइम थे, हमने कुछ टारगेट रखे हुए थे, उन टारगेट को हमने मुकम्मल करना था और उस तक पहुंचना था। और अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों की काविश की वजह से, दोनों की मेहनत की वजह से हम उस मुकाम तक पहुँचे हैं जो हम सोच कर गए थे लाहौर से। एक्चुअली बहुत से लोग ऐसे हैं एडी साहब जो सिर्फ सोफ़ा लेकर और एक टेबल लेकर उस पर बैठ के घर में एसी लगाकर व्लॉग कर देते हैं और झूठी खबरें फैला देते हैं। हमारा मकसद ये था कि हम लोगों तक वो हक़ाइक़ लेकर आएँ जिन हक़ाइक़ से लोग बहुत दूर थे, जिनको मालूम ही नहीं था कि अदालतों में क्या हो रहा है, क्या फ़ैसले हो रहे हैं अदालतों में। और एक तरफ का वकील आता है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और वो अपनी झूठी बातें ठोक कर और चले जाता है और कोई वहाँ पर सहाफ़ी यानी कि यूट्यूबर वहाँ पर कोई सवाल नहीं कर पाते, क्योंकि वकील इतने मोहतरम हैं, हमारे इतने सीनियर हैं कि किसी की हिम्मत नहीं हो पाती कि हम सवाल किस तरह से करें। उनको बताया जाता है ना कि आपने किसी ने सवाल नहीं करना, जो कुछ मैं बोलूंगा ना बस उसी को आपने फॉलो करना है और उसी को बढ़ाना है, उसी को वायरल करना। बिल्कुल ऐसा ही है। एडी साहब, हमने जब पहला दिन था हमारा, हम काफ़ी थके हुए थे, लेकिन फिर भी जो हमारे थके कैसे थे, हम तो बाहर गए थे यार, आप कह रहे हैं थके हुए थे। इसमें भी थोड़ा सा मुझे ये बता दें कि यार मेरी जो तस्वीर थी वो मैंने खुद से वायरल की और मैं समझता था, क्योंकि आपको पता है कि मुझे इस तरह की चीज़ें ना बनाने का बड़ा शौक है। तो यार आपकी वो जो तस्वीर है जो बाहर हम जब गए थे, तो आपने अभी तक क्यों नहीं शेयर की? अच्छा एडी साहब, मेरा ना ऐसा वो मिजाज नहीं है, मेरे ऐसे शौक नहीं है कि मैं तस्वीर बनवाऊं। मैंने आपसे कराची में एक भी तस्वीर नहीं बनवाई, सिर्फ आपके साथ हैं जो तस्वीर मेरी बनी हुई है। मेरा शौक नहीं है तस्वीर बनवाने का, तो मैं जो जिस काम के लिए, जिस मकसद के लिए जाता हूँ, हम उसी मकसद को ज़्यादा फोकस करते हैं। बिल्कुल। तो डेट्स वाई मैंने जहाज़ में भी कोई तस्वीर नहीं बनाई, ना सेल्फी ली थी, लेकिन वो आपने वायरल कर दी और इनको आग लग गई। खैर, आग तो लगती रहती है। जो हमारे अज़ाइम थे ना, हम जिस मकसद के लिए गए थे उस मकसद को पूरा करने के लिए हमने पहले दिन से ही स्ट्रगल शुरू कर दी थी। पहले दिन हमने तहकीक की, रिसर्च की कि क्या क्या होगा यहाँ पे अदालत में, किस दिन कौन कौन सी डेट में पेशी हैं। हमने वो सारे प्रेस क्लब में जाके बैठक की, हमने अपने जो हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं उनके साथ बैठक की। उसके बाद जो नेक्स्ट डे था जब पेशी थी, हमने पूरी कोशिश की थी कि काज़मी साहब वहाँ पे आएँ और हम उनसे उनका मौक़िफ़ रिकॉर्ड करें, लेकिन बदकिस्मती से बीमार पड़ गए। शायद उनको एडी साहब हो गए थे नहीं, उनको कुछ और हो गया था। साथ सूरी साहब भी हो गए थे उनको शायद हमारा मकसद था कि हम ऐसे मौक़िफ़ रिकॉर्ड कर पाएँ जिन मौक़िफ़ को सामने नहीं लाया गया। एक तरफा मौक़िफ़ सामने लाया गया था मीडिया पे और हमारी कोशिश थी कि हम दोनों तरफ का मौक़िफ़ लें। हमने परी की तरफ का मौक़िफ़ भी लिया और जो दूसरी जानिब थी पार्टी, उनका भी मौक़िफ़ रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से उनकी फैमिली की तरफ से कोई नहीं वहाँ पे पहुँचा था। खैर, हमने पहले दिन की जो पेशी हुई उसमें हमने लोगों को बताया कि किस तरह से यहाँ पे जजेस ने जो कुछ कहा, जो रिमार्क्स दिए, जो दलाइल थे वकला की जानिब से, हमने वो बहुत वाज़िया बताए थे। जब नेक्स्ट डे हम पहुंचे अदालत में, तो नेक्स्ट डे हमें पता चला कि जो वकील हैं दूसरी पार्टी की जानिब से, उन वकील साहब ने भी वहाँ पे एंट्री मारी और वकील साहब काफ़ी थोड़े से ना कंफ्यूज दिखाई दिए थे। लेकिन उनकी पर्सनालिटी बहुत आला है माशाल्लाह, पर्सनालिटी अच्छी है, बात करने का तरीका उनको आता है, उनको पता है कि किस तरह से बात को गोल मटोल करना है उनको पता है कि बात को किस तरह से घुमा के आगे पीछे करके तो इधर उधर से निकल जाना है।
ये तरीका आना चाहिए, ये हम में भी होना चाहिए, ये हर बंदे में होना चाहिए कि आपने अगर आप झूठे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सच क्या है, लेकिन आपने फिर भी इधर उधर से बात को घुमा लेना है। खैर, हमने दूसरे दिन हमारा टारगेट ये था कि हम वो चीज़ निकलवा सकें जो चीज़ तकरीबन 3 माह से इस पाकिस्तानी अवाम को, बाहर के ममालिक की अवाम को बताई जा रही थी कि भाई गैंग है। हमने उस रट को ख़त्म करवाना बिल्कुल, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह से वो की, बिल्कुल वो किया, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम को जो चीज़ पहली दफ़ा बता दी जाती है, जो उसका माइंडसेट कर दिया जाता है, वो उसी में उलझ के रह जाती है। ऐसे ही है। हम तकरीबन 5 से 6 लोग हैं जो हकीकत सामने लेकर आ रहे हैं, लेकिन बाहर जाके फील्ड में हम सिर्फ 2 लोग हैं। बिल्कुल, हम 2 लोग हैं। तो बहुत कम लोग हैं जो चाहते थे कि ये चीज़ सामने आए। अच्छा फैसल, ये सारी बातें हम लोगों ने बताई भी है, दिखाई भी हैं, लेकिन इस कराची जाने से पहले हमें लोगों ने बड़ा डराया था, बड़ा धमकाया था कि वहाँ आपके साथ ये हो सकता है, वहाँ आपके साथ फलां हो सकता है। तो यार, हम जब कराची पहुँचे हैं, हमारा बड़ा अच्छा जो प्रोटोकॉल हुआ। अच्छा, वो जो हम लोग गाड़ियों में घूमते थे, जो ब्लैक कलर के वीगो डाले थे, यार उस पर भी मैं चाहता हूं कि हम आवाम को अब बताएं कि वो डाले कहां से आते थे, और फिर आके हम दोनों को अलग अलग गाड़ियों में बिठाकर कहां ले जाते थे, क्या वो हमें इस तरह का प्रोटोकॉल किसकी तरफ से दिया जाता था। लेकिन मैं नाम नहीं आपसे ये कहूँगा कि जी वो आप उनका नाम लेकर, क्योंकि वो मैं भी यही समझता हूँ कि बगैर नाम बताए आप थोड़ी सी इस पर भी रोशनी डालें। एडी साहब, आपने फील्ड में 15 साल दिए, बिल्कुल, मैंने फील्ड में तकरीबन 4 से 5 साल दिए। ऐसे ही हम दोनों ने फील्ड में नाम बनाया है और पहचान बनाई है। ठीक है, हमारा मकसद ये नहीं होता कि हम झूठी बातें फैलाकर और लोगों को सिर्फ अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, बजाय इसके कि हम लोगों तक सच्चाई पहुंचाएं। सब्सक्राइबर लेने के लिए हम ये काम नहीं करते, बिल्कुल भी लेने के लिए काम नहीं करते। तो एडी साहब, आपकी भी PR बहुत अच्छी है, जितनी मेरे से हो सकता है मेरी भी अच्छी है। बिल्कुल। तो एडी साहब, इतने हमारे ताल्लुकात जितने लाहौर में है ना, उससे ज्यादा हमारे कराची में है। बिल्कुल, और ये हकीकत है, ये हकीकत है, बिल्कुल। तो डेट्स वाई हमें वहाँ जिस बंदे ने प्रोटोकॉल दिया था, वो तकरीबन आधे कराची को कवर करता है। आधे से ज्यादा कराची जो है ना, वो इस तरह पाँव को हाथ लगा के उनको मिलता है, बिल्कुल, उनके हाथ चूमता है। तो प्रोटोकॉल तो मिलना था, क्योंकि काफी अरसे के बाद हम जा रहे थे कराची। तो जिन्होंने प्रोटोकॉल दिया, हम उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, उनके बहुत मशकूर हैं। अच्छा फैसल, ये भी मुझे बताएं कि देखें, बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं लोगों के, जी कराची पुलिस इस तरह किया, कराची पुलिस ने फलां कर दिया, इस केस को बड़ा ख़राब कर दिया। लेकिन यार, हमें कराची पुलिस की तरफ से कितना प्रोटोकॉल दिया गया, हमें वो किस कदर प्यार कर रहे थे, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं खुलकर। वहाँ पे जो DSP साहब थे, उनका रवैया सईद रिंद साहब, बिल्कुल, उनका रवैया बहुत अच्छा था। उन्होंने हमसे हैंडशेक किया पहले, बिल्कुल, आपको याद होगा। उन्होंने कहा, उन्होंने हम दोनों को जब ब्लैक सूट में पहने देखा, तो उन्होंने कहा आप लोग लाहौर से आए, तो हमने कहा हाँ बिल्कुल। तो CIA के कुछ बंदे थे, उनका हमारे सॉरी, वो CIA नहीं, वो SIU है, ओके सॉरी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट। जो उनके बंदे थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा रवैया अख्तियार किया, हमसे बातचीत उन्होंने बढ़ाई थी। उन्होंने पूछा कि आप पंजाब में क्या करते हैं, कहाँ से आए हैं, किस मकसद के लिए आए, तो हमने सारा तफसीलन बताया था उनको। तो उन्होंने भी हमें बहुत अच्छा प्रोटोकॉल दिया था। और जब आप रिकॉर्डिंग करते थे तो आप आगे आगे रहते थे, आपको कभी किसी ने मना नहीं किया, लेकिन बाकी जो यूट्यूबर थे, और वो मुझे प्रोटेक्ट करते थे कि आप उल्टा चल रहे हैं, कहीं गिर ना जाएं। बिल्कुल। तो वो मैं एक दफा गिरने भी लगा था, तो उन्होंने मुझे संभाल लिया था कि आप देखें, आप इस तरह ना चलें। और फैसल, उसमें ये भी हुआ कि हमने जितनी भी पेशीज को कवर किया, उसमें 2 आवाजें गूंजी हैं। वो आवाजें क्या थी, किसकी आवाजें थी यार? वो एक तो एडी साहब आपकी थी और एक मेरी थी, लेकिन वो लोगों ने कहा कि वो पैगाम पहुंचाने की कोशिश की गई है। भाई, आपको अगर नहीं पता ना बाहर कैसे फील्ड में काम किया जाता है, तो बजाय इसके कि कौम को गुमराह करें, तो आप ये बताएं कि जो रिपोर्टर होता है उसने किस तरह से नई रिपोर्ट, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लेकर आनी होती है ऑडियंस के सामने। आप कुछ नया करेंगे तो ऑडियंस आपको देखेगी ना। आप वही पुरानी चेयर लेकर और पुराने कपड़े पहनकर और सिर्फ अपने जिस्म का जो जिस्म 2-3 बटन खोल कर वो दिखा के और आप सामने बैठ जाए ऑडियंस के अट्रैक्शन के लिए, तो ये मकसद हमारे नहीं है। मैं अगर काले कलर का सूट पहनता हूँ ना, तो ये मेरा थीम है, मैं काले कलर का ही पहन। आज आपने व्हाइट पहना हुआ है, वो वैसे ही पहन लिया, मैंने काला पहन लिया। बिल्कुल। लोगों ने ये भी तनकीद की कि बच्चे के पास सिर्फ एक ही सूट है, ये एक ही पहनता है, तो उनको ये नहीं पता है मैंने 6 दिन के 6 सूट रखे होते हैं। अच्छा फैसल यार, मुझे ये भी बताएं कि
जबरान नासिर साहब बड़े अच्छे इंसान हैं। हाँ। और बड़े समाजी कारकुन भी हैं। वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में अगर उन्हें कोई ना भी एंटर करे ना, वो खुद ही कूद पड़ते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनके कुछ ज़ाती मकासद होते हैं कि नहीं, आदत नहीं मैं कह रहा, अभी मकासद होते हैं। अच्छा। और उस मकासद के पीछे किसी को खुश करना होता है। तो हम उनसे मिले हैं, बड़े अच्छे अखलाक से उन्होंने हमारे साथ गुफ्तगू भी की। वो हमने थोड़ा सा अपना एक ट्रेलर दिखाया था। और ट्रेलर नहीं था, वो हकीकत थी। हम जो पिछले 3 माह से इस गिरोह ने अवाम का माइंड तब्दील किया हुआ था कि यार ये एक गैंग है। और एक वीडियो में जबरान साहब भी मेरे काबिल मोहतरम वो भी कह चुके हैं कि 33 लोगों का गैंग होता है। लेकिन अब तक की जो लेटेस्ट किस्म की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट आ चुकी है, उसमें 33 में से 28 यानी कि 28 लोगों को खत्म कर दिया गया, निकाल दिया कि ये बेगुनाह है। तो अब मुझे ये बताएं कि वो जो गिरोह का इल्ज़ाम लगाते थे, जिसमें जबरान साहब ने खुद तस्लीम किया था कि किसी किस्म का ऐसा कोई गैंग नहीं है, या किसने कहा है, तो ये बात भी क्लियर हो गई। आज इस पुलिस की प्रोग्रेस रिपोर्ट में जो कि अभी 6 अगस्त को पेश होनी है, उसमें तो उस सारे इनके जो एक किस्म के इल्ज़ाम था उसको ख़त्म कर दिया, इनके बयानिए को तबाह बर्बाद कर दिया, दफन कर दिया कि कोई गैंग नहीं था। तो ये जबरान साहब, आप गैंग के हवाले से आपने सवाल भी किया था, तो उनके पास जवाब नहीं था। वो राह फरार अख्तियार करते हुए अपने मन पसंदीदा यूट्यूबर्स के पास पहुँच गए थे। तो ये आप सब ने भी देख लिया कि वो किस तरह जान छुड़वा कर पहुंचे थे। तो अब जो गैंग का जो ये इन्होंने जो इन्होंने डंडोरा पीटा हुआ था कि जी ये गैंग है, जबरान साहब से आप इस गैंग के बारे में क्या मजीद पूछना चाहते हैं? मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि सीनियर वकील हैं, उनको इस तरह का बयान देना नहीं, अभी सीनियर नहीं हुए, 4 साल हो गए प्रैक्टिस करते हैं। खैर वो सियासत में भी रहे हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। खैर सीनियर तो हैं ही हैं, मेरे से बड़े हैं, बूढ़े हो चुके हैं अब। तो खैर उनको इस तरह का बयान देना नहीं चाहिए था। अगर दे ही दिया है तो जबरान साहब, अगर वो गैंग होती ना, वो मासूम माँ जिसको बोलना नहीं आता, वो बेचारी सिर्फ इतनी फरियाद करिए मुझे इंसाफ दे दो, मेरे बच्चों को छोड़ दो, मेरी बहू को मेरे पास भेज दो, वो अगर गैंग होती ना तो यकीन करें आपके मुंह पे कराची पे आके थप्पड़ मारती। वो अगर गैंग होती तो आपको बोलने ना देती एक लफ्ज़ भी। वो अगर गैंग होती तो वो ऐसे आपको स्क्रिप्टें पढ़ाती कि आप याद करते कि यार किसी के साथ वास्ता पड़ा था। वो मासूम लोग जिनके शबीर साहब की बीवी है, वो मासूम बेचारी अनपढ़ सी है, उस पढ़ी लिखी नहीं है, वो घर चलाने वाली एक खतून है। वो बेचारों से सवाल किए जाते हैं सहाफ़ियों के, आप गैंग, आप गैंग, आप गैंग। और भाई अगर गैंग होते तो आपके सामने क्यों आते, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करते? आप एजेंसियों को कमज़ोर कहना चाह रहे हैं, आप हमारी पुलिस को कमज़ोर कहना चाह रहे हैं, आप हमारी आर्मी को कमजोर कहना चाह रहे हैं। अब जो हमारे जाफरी साहब हैं वो घर गए हैं उनके, अगर गैंग होते तो एक वकील क्यों जाता घर? बिल्कुल, मैं साबित कर सकता हूँ कि आपका एक बहुत बड़ा गैंग है जो इस अवाम को पागल बना रहा है, जो इस अवाम को, मैं बहुत वाज़िया लफ्ज़ों में कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पाया क्योंकि गलत था, तो इसलिए वो आपका बहुत बड़ा गैंग है जो एक लॉबी को लेकर चल रहा है, जो इस मुआशरे को गंदा करना चाहता है, गंदा दिखाना चाहता है इस मुआशरे को। बाहर के ममालिक इस केस को फॉलो कर रहे हैं। आप उनके ज़हनों में क्या चीज़ डालना चाहते हैं? आप उनके ज़हनों में फिरका वारियत फैलाना चाहते हैं, आप उनके ज़हनों में निकाह को रोकने की कोशिश करना चाहते हैं, आप उनके ज़हनों में ज़िना आम करना चाहते हैं। असल हकीकत ये है क्या है? अगर एक बंदा जो अभी तक गिरफ्तार है, जिसने ये जो है था उसमें निकाह में गवाह था, असगर नाम है, जो अभी तक गिरफ्तार है, ये कि वो गवाह बना था, वो भी नेक काम के लिए, वो भी इसलिए कि यार आपकी बच्ची बर्बाद हो जाती अगर ये बंदा ये ज़हीर तस्लीम ना करता, उसको इस्तेमाल करके निकाल देता, कहता जा बाहर में जा, मैं क्यों तो तुम्हारे लिए केस। और ऐसे होता है? हाँ होता है, हमने कई केसेस ऐसे कवर किए जिसमें बच्चियां बेचारी रोड्स पे बैठ जाती हैं, दाता दरबार चले जाते हैं जिस्म फरोशी के लिए। अगर वो बच्चा ये काम कर लेता, आपकी बेटी ने तबाह बर्बाद हो जाना था, ना आपकी बेटी घर जाती बल्कि किसी और धंधे में लग जाती। वहां जाके रोड्स पे आप अपनी बेटी को तलाश कर रहे होते कि भाई हमारी बेटी किसी को नजर आई है या नहीं है। अब अगर एक बंदा आपकी बेटी को इज्जत दे रहा है लेकिन आप उस गवाह को ज़लीलो ख्वार कर रहे हैं, उसको जेल में रखे हुए। निकाह का जो गवाह है जो कि इंतहाई मजलूम और गरीब शख्स है, मैं कोशिश करूंगा फैसल हम उनकी फैमिली के पास जाएं, बिल्कुल जाएंगे, और फिर उनके हालात आप सबके सामने लेकर आएं। और मैं गुजारिश करता हूं उन देखने वालों को जो हमारे वीडियो को देखते हैं, हमारी बातों पर वो यकीन रखते हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबसे मौज़बाना रिक्वेस्ट है कि असगर के लिए, असगर के बच्चों के लिए
आप कुछ ऐसा अपनी तरफ से कुछ जो भी उनकी मदद करना चाहते हैं, हम कोशिश करेंगे कि असगर के घर जाएं, क्योंकि असगर के बच्चे यहाँ पर नहीं रहते। असगर अकेला लाहौर में रहता है और वो किसी दूसरे शहर में रहते हैं बच्चे, उसके जो बीवी बच्चे हैं, हम उनके पास जाएंगे, उनके हालात आपको दिखाएंगे कि गैंग आखिर कौन सा है, उस बच्चों के हालात दिखाएंगे जो पिछले 3 माह से अपने बाप की शक्ल को तरस रहे हैं। उस असगर की बीवी को हम आपके सामने लेकर आएंगे कि वो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए क्या क्या कुछ नहीं कर रही। मुझे यकीन करे, दुख हो रहा है कि जब मैंने ये बातें सारी सुनी कि असगर किस हालत में रहता था, उसके बच्चे किस हालात से गुजर रहे होंगे, और ये यकीनन आप भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो 20 से 25 हज़ार रुपये कमाने वाला शख्स होगा वो अपने अखराजात, अपने बच्चों का पेट किस तरह पालता होगा। तो फैसल, जो सबसे बड़ी बात मैं शुरू में बताई थी कि परी को शेल्टर होम में कौन मिलने आया और परी ने उस शख्स को मिलने से क्यों इनकार किया, आज उसका मौक़िफ़ क्या है? परी को वो शख्स मिलने आया था जो बहुत जालिम है, जो बहुत बच्चों पे तशद्दुद करने वाला था, बच्चों को मारने वाला था। वो शख्स मिलने के लिए आया, लेकिन परी ने इनकार कर दिया क्योंकि परी अभी तक अपने मौक़िफ़ पे कायम है। और फैसल, मैं आपको ये भी ऐड कर दूं कि परी को जो शख्स मिलने आया था वो प्रॉपर एक चैनल थ्रू मिलने नहीं आया था, उसने कोई एप्लीकेशन नहीं दी, उसने कोई, वो अपनी समझ ले अपने आप को एक किस्म का जो माफिया होता है ना, वो उस जोर ज़बरदस्ती करने के लिए वो उस प्रोटेक्शन ब्यूरो में गया और उसने वहाँ मिलने की कोशिश की, तो आगे से उसे मुंह की खाना पड़ी। और आगे फिर आपके सोर्सेज ने, हमारे बल्कि हम दोनों के सोर्सेज ने क्या मज़ीद इंकशाफ किए हैं? एडी साहब, मैं वो इंकशाफात शेयर नहीं करना चाहता क्योंकि ये ऑडियंस अगर वो इंकशाफात सुन लेगी ना तो उनको गालियाँ देगी जो झूठी खबरें फैलाते हैं, उनको गालियाँ देगी जो सिर्फ व्यूज़ की खातिर घर बैठ के व्लॉग कर देते हैं और फिर बेचारे तरसते रहते हैं कि हमारे पास आगे तो कुछ करने के लिए नहीं है। वो इंकशाफात अगर हिडन रहने दें तो बेहतर है, क्योंकि ये आवाम सुनना नहीं चाहती, आवाम सच नहीं सुनना चाहती। इस आवाम को तरस नहीं आता, इस आवाम को नहीं पता कि सच क्या है। मुझे पता है, मेरी बात सुने, तकरीबन कितने माह से हम लगे हुए, इस आवाम को समझ आना चाहिए कि यार समझ गई है लोग हैं। फिर एडी साहब अगर इस तरह की हरकतें करती है, ये आपको मैं क्या ये बताता हूँ, हम उस अवाम को बताना चाह रहे हैं जो अवाम हमारी हर बात पर आंखें बंद करके यकीन कर रही है, जो पहले हमें गालियां निकालती थी आज हमारी वीडियो का इंतजार करती है, क्योंकि इन्होंने जो बात करनी है वो बिल्कुल 100% सच्ची होगी। तो मैं, अगर आप नहीं बताना चाहते तो उसमें मैं इंक्लूड कर देता हूं कि हमारे सोर्सेज के मुताबिक जो कि हमें बताया गया कि परी को कौन शख्स मिलने आया था, मैं नाम इंक्लूड नहीं करूंगा, वो एक बाअसर शख्स था और उसके साथ कुछ लोग और भी थे। वो परी का सॉफ्टवेयर चेंज करने के लिए आए थे, लेकिन परी, आगे मेरे सोर्सेज ने क्या बताया कि परी आज किस हालात में है, परी क्या चाहती है, या परी को किस तरह कौन लोग डरा धमका कर वो उसका मौक़िफ़ चेंज करना चाहते हैं। तो जब परी को ये पता चला कि मुझे अपने मेरे मौक़िफ़ से हटाने के लिए ये लोग मेरे तक पहुँचे हैं, और उसने उनको मिलने से साफ इनकार किया, और उसके बाद उसने ये भी कहा कि मैं जिस मौक़िफ़ पर कायम थी मैं आज भी उसी मौक़िफ़ पर कायम हूँ। तो ये सबसे बड़ी बात थी, और ये मुझे किसी और ने नहीं बताया। ये जिनकी कस्टडी में वो बच्ची है, हमारी परी जिनकी कस्टडी में है, उनके बड़े बाअसर एक अहलकार हैं, उन्होंने मुझे बताया कि आप प्लीज़ बेफिक्र हो जाएं, परी जैसे ही अदालत में जाएगी, क्योंकि परी को अब खामोश नहीं किया जा सकता। अभी परी ने इन बहुत सारे जो शैतान हैं, जो शैतानी माफिया है, उनके खिलाफ परी ऐलान जंग करने जा रही है। तो मैं, यकीन करें कि मैं बड़ा हैरान हुआ कि मुझे आखिरकार हमारे जो पहले दिन से जिस मकसद के लिए हम निकले थे, या जो हमारा मौक़िफ़ था, उस पर हम आज भी डट कर खड़े हैं। और इंशाल्लाह हमारा किसी किस्म का कोई हम किसी का कोई पार्ट नहीं है फैसल, हम किसी का हिस्सा नहीं, हम किसी की पार्टी नहीं है, ठीक है ना। हमारी कोई टीम नहीं है, हमारी टीम सिर्फ 2 लोगों की टीम है, और वो 2 लोगों की टीम है एडी मलिक और फैसल खान सूरी। आप हमारी वीडियो देखें, जो नीचे जाएं, मेरे चैनल को सर्च करें, उसमें आपको मुख्तलिफ किस्म की वीडियोस भी देखेंगे। लेकिन अगर आप फैसल खान की वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मैं फैसल खान के चैनल का नाम नहीं लूँगा। वो क्यों? कि इसलिए
कि फैसल खान आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर और आपको सैकड़ों की तादाद में वीडियोस मिल जाएंगी कि फैसल खान सूरी क्या काम करता है और किस तरह का काम करता है। तो ये सबसे बड़ी अहम खबर थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। लेकिन लास्ट में मैं आपको ये बता दूं कि हमारे मोहतरम सीनियर जो जर्नलिस्ट हैं, जो ख़ुद को बड़े स्टिंग ऑपरेशन करने वाले सहाफ़ी कहते हैं और लोग उन्हें तस्लीम भी करते हैं कि वो बड़े दबंग किस्म के सहाफ़ी हैं, वो मेरे बड़े भाई, मेरे दोस्त इकरार उल हसन साहब हैं। उन्होंने किसके कहने पर ये इस मौक़िफ़ को या इस तरह की वीडियोस बनाना शुरू की और किस ऐसे शख्स ने उनको कहा कि इसमें कुछ नहीं है, आप ना कूदो, आपको इसके बाद शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। जी नेक्स्ट ब्लॉग में बताएंगे जी। ये क्योंकि मैं इसको कंक्लूड करने लगा था और मैं अब ये चाहता हूं कि फैसल ने कहा है कि इसको हम नेक्स्ट व्लॉग में लेकर आएंगे और कुछ हकायक मज़ीद आपके सामने लेकर आएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग हमारी वीडियो का इंतज़ार करते हैं क्योंकि सच आपके सामने हम ला चुके हैं। कराची में जो कुछ हमें प्रोटोकॉल दिए गए, जो कुछ जिन लोगों ने हमारी इतनी ज़्यादा खिदमात की, हमें इतनी इज्जत बख्शी, कराची के उन लोगों का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। नेक्स्ट हम जब भी कराची आएंगे तो हम अपने उन चाहने वालों से ज़रूर मिलेंगे जिनके साथ इस बार हमारी मुलाकात नहीं हो सकी। तो नेक्स्ट व्लॉग के लिए मुझे इजाज़त दें, हम नेक्स्ट व्लॉग में मज़ीद कुछ हक़ाइक़ आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।